नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 343वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनाली राय और मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी। आपको बताएंगे हम आपकी मतलब की खबरें, आपको बताएंगे खबरें रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में और एक अलग अंदाज में, जो आपको खबरें सुनाएंगे भी, साथ ही दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपकी दिन भर की कहानी तक पल पल के हलचल के साथ यहाँ पर हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सोनाली हम, और सबसे पहले आपको वही खबर बताते हैं जो हम रोज बता रहे हैं। प्रदूषण की स्थिति क्या है, और प्रदूषण के साथ साथ अब तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है, टेम्परेचर कम होने लगा है, उससे जुड़ी अपडेट आपको देते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के साथ ठंड भी बढ़ रही है। राजधानी में घने कोहरे ने ठिठुरन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठंड और प्रदूषण से दिल्ली वासी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कई इलाकों में AQI 300 के पार है। तो चलिए एक नज़र हम AQI पर डाल लेते हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। आनंद विहार की अगर हम बात करें तो यहां पर AQI 320 है। अलीपुर की बात करें तो 278 है। अशोक विहार की बात करें तो 305 है। बवाना की बात करें तो 342 है और बुराड़ी की बात करें तो 200 आपको बता दें 93 है। वहीं चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पर 323 है। द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो 316 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं पूजा जहाँ पर AQI जो है वो 300 के पार है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में हवा की दिशा बदलते ही राजधानी घने स्मोक और हल्के कोहरे की चादर में लिपट गई और साथ ही साथ विजिबिलिटी बहुत ही कम है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो हम लगातार आप सभी से यही अपील कर रहे हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलें, हालांकि प्रशासन की तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर मास्क नहीं तो ठीक है, आप मोफलर का इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा, क्योंकि अगर आप मोफलर का इस्तेमाल करेंगे तो आप ठंड से भी बचेंगे और साथ ही साथ पॉल्यूशन से भी बचेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए RML अस्पताल में सांस फूलने और सांस से जुड़ी हुई जो तमाम दिक्कतें हैं उसके जो मरीज़ आ रहे हैं उसको लेकर बार बार हम अपडेट्स भी दे रहे हैं कि कैसे आप वहां पर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है यहाँ पर देखिए ये है कि लोगों को प्रदूषण क्लिनिक की जानकारी नहीं है, इसलिए मरीज सीधे OPD में ही चले जाते हैं। तो ऐसे में देखिए प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है वो भी ज़रा समझ लीजिए आप। हवा की जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी हो जाती है। विंटर सीजन में धुआं होता है, धूल होते हैं, उसके जो कण होते हैं वो नीचे जम जाते हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी तेज़ी से लगातार बढ़ ही रहा है। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल भी हवा में भर जाती है। हालांकि अब ग्रैब के तहत कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है। कूड़ा जलाना, घरेलू गतिविधियां, ये भी प्रदूषण को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। मनाही बार बार की जा रही है लेकिन कोई मानता कहाँ है। ठंड बढ़ने के साथ हवा भारी हो जाती है और प्रदूषक तत्व जो है वो नीचे फंस जाते हैं। ऐसे में देखिए आपको बचना कैसे। डॉक्टर्स की सलाह ये है कि सार्वजनिक वाहन या फिर कारपूल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जितनी कम गाड़ियां चलाएंगे उतना कम फ्यूल एमिशन होगा। घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर पहने। सुबह शाम की सैर को अवॉइड ही करें। पर ये प्रदूषण से सोनाली आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी फेस करनी पड़ रही है? गले में खराश तो मुझे है ही है, आंखों में जलन और इसके साथ साथ कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इनहेल नहीं कर पा रही हूँ। समटाइम्स आई फील लाइक दैट। आपको कैसा फील होता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, गले में खराश मेरी भी लगातार बनी हुई है, आंखों में जलन होती है, आंखों में जो रेडनेस आपको नजर आती होगी, आपने कभी खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। वो रेडनेस भी इस प्रदूषण की वजह से काफ़ी ज़्यादा और सीवियर होती जा रही है, जिसकी वजह से ड्राई आइज हो रही है। स्पेशली जो लोग बाइक पे जाते हैं उन लोगों को तो बड़ी समस्या है इस चीज़ से, क्योंकि वो प्रदूषित हवा अगर आपके आइज प्रॉपरली पूरी कवर्ड नहीं है तो वो सीधे आपकी आंखों में जा रही है और आपकी आंखों का जितना भी मॉइस्चर है उसको एकदम खत्म कर दे रही है। तो इसलिए बच्चे देखिए और अपनी तरफ से जो आप अपनी प्रोटेक्शन जिस तरह से कर सकते हैं उस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए। कूड़ा मत जलाइए, अलाव मत जलाइए। ठंड है लेकिन RWAs की जिम्मेदारी बनती है कि वो हीटर्स दे अपने गार्ड को, क्योंकि देखिए ठंड में उनको जलाना ही पड़ता है, अदरवाइज वो पूरे रात भर कैसे निकालेंगे इतनी ठंड में वो रात। तो इसी वजह से RWAs को बार बार कहा जाता है कि आप अपने गार्ड्स को हीटर दीजिए और इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। अलाव जलाते लकड़ियाँ जलाते उससे कितना धुआं होता है।
और निर्माण सामग्री जो है उसको ढक कर रखें, पानी का छिड़काव उस पर करते रहे, स्पेशली जो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। सांस के मरीज घर में एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, कैपा फिल्टर वाला होता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है क्योंकि वो 2.5 जो PM 2.5 कण होते हैं उनको बहुत अच्छे से फिल्टर करता है। वो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं। गीला कपड़ा खिड़की पर लगाकर हवा फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप एयर प्योरीफायर नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप गीला कपड़ा खिड़की पर लगा दें, उससे भी एटलीस्ट वो जो हवा में प्रदूषण है वो प्रदूषित तत्व अंदर नहीं आएंगे। बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण वाले समय पर बाहर ना लेकर जाए, प्लीज अवॉइड दैट। CPCB का अनुमान ये है कि हवा कुछ दिनों तक बेहद खराब श्रेणी में बनी रह सकती है, जिससे सांस और आंखों की जलन की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है, जिसका हम अभी जिक्र भी कर रहे थे। तो प्रदूषण की स्थिति ये है। प्रदूषण के साथ साथ वेदर जो है वो भी काफी ठंडा होता नजर आ रहा है। हम वो भी जरा आपको बता देते हैं। राजधानी दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो तो लगातार खराब होती ही जा रही है। हवा में धूल है, धुआं है, प्रदूषक तत्व इतने ज्यादा मात्रा में जमा हुए हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे AQI हम बोलते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है अलग अलग इलाकों का, बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। सोमवार को तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के ऊपर ही रहा था। वहीं आज मंगलवार का दिन है, आज भी कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली में जहां पर AQI 300 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति मानी जाती है और आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, और ख़ास तौर पर एज अ पेरेंट्स आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके घर से बाहर बच्चे आपके घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप उन्हें मास्क ज़रूर लगाएं, और साथ ही साथ इस टाइम पे आप ये सुनिश्चित करें कि आपका जो बच्चा है वो सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, बच्चे अधिकतर खेलने के लिए निकलते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वो घर के अंदर ही कुछ अगर इंडोर गेम्स हैं तो आप उन्हें ये खिलवाएं, क्योंकि बाहर जाएंगे बीमार होंगे, प्रदूषित हवा है बाहर, AQI का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कोशिश करें कि शाम के समय अपने बच्चों को घर में ही रखें। वहीं अगर बता दें आपको कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के अनुसार शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI जो है वो 300 के पार है। वैसे दिन भर की अगर हम बात करें तो दिन भर भी AQI जो है वो 300 के पार ही दर्ज किया जा रहा है, और कई इलाके तो ऐसे पूजा जहां पर AQI 350 के पार दर्ज किया जा रहा है। 27 स्टेशन में बहुत खराब दर्ज किए जा रहे हैं AQI का स्तर, तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। सुबह के आंकड़े के मुताबिक 27 मॉनिटरिंग स्टेशन ने हवा की गुणवत्ता को बहुत ही खराब बताया है, 11 स्टेशन ने हवा को खराब बताया है। CPCB के मानकों की अगर हम बात करें तो 0 से 50 तक की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी ठीक है, अच्छा है, आप सांस ले सकते हैं। अगर 51 से 100 तक जाएंगे तो संतोषजनक है कि चलो ठीक है, वो भी चल जाएगा। 101 से लेकर के 200 यानी कि मध्यम है, और 201 से लेकर के 300 की अगर बात करें तो खराब माना जाता है। 301 से 400 यानी कि बहुत ही खराब है, आप इसमें सांस ले ही नहीं सकते हैं। और यही स्थिति अभी दिल्ली में बनी हुई है पूजा, कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो बार बार हम यही बात कहते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, और जरूरत ना हो तो आप अपने घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलिए, क्योंकि 301 से 400 के बीच में जो हवा होती है ना वो बेहद ही उसे खराब माना जाता है। 401 से 500 यानी कि बहुत ही गंभीर है। हालांकि अभी वो स्थिति नहीं है। पूजा, अगर आपने देखा होगा कि दिवाली के बाद ये स्थिति बनी थी जहां पर AQI 400 के पार पहुंच गया था। अभी तो स्थिति में कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। उस दौरान तो क्रैकर्स बर्न होते हैं, इस वजह से भी इतना पोल्यूशन हो जाता है, लेकिन वी स्टिल लाई इन दैट कैटेगरी जिसमें हवा की जो गुणवत्ता है बहुत ही खराब है, और दिल्ली की उस हवा से सीधे तौर पर असर जो है वो आप पर पड़ता है। और ये वो स्तर है जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, खास करके बच्चों को, बुजुर्गों को, मरीजों के लिए काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं उन्हें। दिल्ली को सबसे ज़्यादा कौन प्रदूषित कर रहा है, ये अलग अलग फैक्टर्स हमने अपने दर्शकों को बताए हैं। तो वहीं ये तो प्रदूषण की और ठंड की बात रही। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपको बता देते हैं। अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं रोज, तो ये खबर आपको जान लेनी चाहिए। राजधानी की सड़कों से 550 से अधिक CNG बसेस हटा दी गई है, जिससे आम यात्रियों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और क्लस्टर ऑपरेटर्स द्वारा चलाई जाने वाली ये बसेस अब सड़कों से हट गई है, क्योंकि इनकी उम्र पूरी हो चुकी थी। इन बसों का परमिट समाप्त हो गया है। नियमों के मुताबिक इन्हें रिटायर करना अनिवार्य था, और इस फैसले के बाद कई रूट्स पर बस सेवा प्रभावित हो रही है। लंबा इंतजार करना पड़ सकता है आपको, और कई बार बसें भरी होने की वजह से भी अन्य विकल्प चुनने पड़ सकते हैं। मेट्रो, ऑटो और निजी वाहनों पर दबाव बढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने नए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना बनाई है। इस साल 900
नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने वाली हैं ताकि पुरानी सीएनजी बसों का विकल्प तैयार हो सके। लेकिन फिलहाल बसों की कमी बनी हुई है और आम नागरिकों को इससे जूझना पड़ रहा है। तो देखिए, आप ध्यान रखिए। और वैसे भी प्रदूषण बढ़ रहा है तो आप सीएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकार अब 900 नए सीएनजी बस लेकर के आ रही है, तो ये तो अच्छी बात है। तो देखिए, राजधानी में बस सेवा में फिलहाल रुकावट बनी हुई है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो रूट और समय को पहले से चेक करें ताकि यात्रा आपकी सुगम हो। अ लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल फ्रॉम बसेस इन दिल्ली, सोनाली, और आपने देखा होगा जो डीटीसी बसेस होती है एकदम खचाखच भरी हुई होती है, उसमें पाँव रखने तक की जगह नहीं होती है, मतलब इतने लोग उसमें ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे में अगर बसेस की कमी है और सेवाएं प्रभावित हो रही है तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर थोड़ा अपने घर से बाहर निकलिए और जहाँ भी आपको जाना है इस चीज़ को थोड़ा जहन में रखिए। इधर आप और विकल्प चूज कर सकते हैं, मेट्रो से जा सकते हैं आप, या फिर और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप बस से ही ट्रैवल करते हैं तो वी वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए बाहर, क्योंकि अगर अभी इश्यूज हो रहे हैं। वैसे आप पूजा, आपने कभी बस से ट्रैवल किया है? मैंने बस से ट्रैवल किया है व्हेन आई वाज इन स्कूल, और उस टाइम पे भी ऐसा ही हाल रहता था, बहुत भीड़ रहती थी। और बसेस से फायदा देखिए, एक तो आपको आप कम दाम में पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। दूसरा ये होता है कि ऑलमोस्ट दिल्ली के हर कोने में डीटीसी बसेस चलती है, तो फिर आपको जहां जाना है वहां पर आप पहुंच ही जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं तो ध्यान रखिए इस बात का। दिल्ली की बसेस में आपने तो ट्रैवल नहीं किया होगा जहां तक अभी तक तो नहीं। मेट्रो में क्या है, मेट्रो मुझे सबसे सही है। आप आराम से अपने सेफ्टी से भी आप अपने वहां तक जहाँ भी गंतव्य स्थान है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन बस से आई नेवर ट्रेवल। आप इतनी तारीफ कर रही हैं तो मैं जरूर ट्रैवल करने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, ये डीटीसी बसेस को लेकर अपडेट थी। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट खबर बता देते हैं आपको। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि डूटा ने अपनी लंबी समय से लंबित मांगों को उठाने के लिए जंतर मंतर पर 2 दिवसीय धरने की शुरुआत की। धरने के पहले ही दिन बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए और आंदोलन ने तेजी पकड़ ली। डूटा का कहना है कि कई सालों से उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए अब वे सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। दूसरे दिन प्रतिनिधिमंडल यूजीसी कार्यालय पर धरना देगा ताकि अपनी जो मांगे हैं वो सीधे आयोग तक पहुंचा सके और रख सके। वहीं मुख्य मांगे क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं कि कई बड़े मुद्दों को समाधान की मांग की जा रही है। एमफिल और पीएचडी इंक्रीमेंट को फिर से लागू किया जाए, इसकी बात कही जा रही है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कोटे में सीधे सीटें लेने की बात कही जा रही है, लेकिन उसी अनुपात में फैकल्टी की भर्तियां नहीं हुई हैं, इन्हें तुरंत पूरा किया जाए, ये भी मांग की जा रही है। साथ ही यूजीएसएफ के 4थे वर्ष यानी कि एनईपी के तहत जो जरूरी ढांचे हैं और संस्थानों को बढ़ाया जाए, ये भी मांग की जा रही है। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम को पुरानी व्यवस्था की तरह बहाल किया जाए। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी कि HECI बिल को सार्वजनिक किया जाए और उस पर देश भर में खुली चर्चा की भी मांग की जा रही है। तो देखिए, ये फैकल्टी की नियुक्तियां जो थी वो अटकी क्यों हुई है ये भी हम आपको बता देते हैं। डूटा अध्यक्ष प्रोफेसर VS नेगी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति लागू होने के दौरान 25% EWS सीटों का विस्तार तो कर दिया गया, पर उन बढ़ी हुई सीटों के हिसाब से फैकल्टी की नियुक्तियां आज तक बाकी है। इस वजह से शिक्षकों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टाफ की कमी पूरी नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्थायी हुए शिक्षकों के फुल पास्ट सर्विस काउंट की मांग कई सालों से रुकी हुई है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली जरूरी है क्योंकि नई व्यवस्था कई शिक्षकों को असुरक्षित बनाती है। लाइब्रेरियन और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टीचर्स की सेवानिवृत्ति आयु शिक्षकों के बराबर की जाए, इसकी भी मांग की जा रही है। नियुक्ति और प्रमोशन में चल रही अनियमितताओं को दूर किया जाए। तो ये सारी मांगी है जो शिक्षकों की तरफ से की जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि हम विश्वविद्यालय के ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत काम बढ़ा है, लेकिन जो फैसिलिटी है वो नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। सरकार हमारी मांगी सुने और इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। आंदोलन का संदेश यही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। वे चाहते हैं कि उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बेहतर स्टाफ, बेहतर पेंशन व्यवस्था और पारदर्शी नियुक्तियां जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू की जाए।
चलिए, तो ये देखना होगा अब एमफिल पीएचडी बढ़ोतरी की अपील तो लगातार की जा रही है, ओल्ड पेंशन की वापसी की मांग भी की जा रही है। कितनी जल्दी इस पर ध्यान दिया जाता है। डूटा का जंतर मंतर पर जो ये धरना है, इसको लेकर शिक्षकों की तरफ से बड़ी मांगे की जा रही हैं। उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसको रिजॉल्व किया जाता है, ये भी देखना होगा। और इश्यूज तो देखिए है अब एजुकेशन सेक्टर में तमाम अगर शिक्षक परेशान हो रहे हैं इसको लेकर, संसाधनों को लेकर, फैकल्टीज को लेकर, तो जितनी जल्दी उसका समाधान निकल जाए उतना ज़्यादा बेटर रहता है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हम धरना प्रदर्शन को लेकर आपको जानकारी दे रहे थे। अब एक बड़ी खबर, ईडी की दिल्ली जोनल ऑफिस ने दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर घोटाले में जो तथाकथित घोटाला था, बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन और उस समय के सीईओ उदित प्रकाश राय और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर अजय गुप्ता, पूर्व चीफ इंजीनियर सतीश चंद्र वशिष्ठ और कई निजी लोगों और कंपनियों के नाम शामिल है। ये मामला डीजीबी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े 4 टेंडरों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला कैसे खुला है वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं। ईडी ने ये जांच दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच के एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में आरोप था कि यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने डीजीबी से जुड़े 10 एसटीपीज की अपग्रेडेशन और परियोजनाओं में बड़ा घोटाला किया है। ये प्रोजेक्ट जो है वो नीलोठी, नजफगढ़, केशोपेर, कोरोनेशन पिलर, नरेला, रोहनी और कोंडली में चल रहे थे। टेंडर में हेराफेरी कैसे हुई है ये भी पूजा एक बार आप दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, जांच में देखिए पता चला कि ईईपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार कुर्रा ने डीजेबी के कुछ अधिकारियों और निजी लोगों जैसे कि नगेंद्र यादव की मदद से टेंडरों की शर्तें अपने हिसाब से बदलवाई थी। शर्तें ऐसी बनाई गई कि केवल वही कंपनी तकनीक सप्लाई कर सके, यानी कि टेंडर पूरी तरह से ईईपीएल के लिए ही फिक्स कर दिए गए। 6 करोड़ 73 लाख की रिश्वत, हवाला और फर्जी इनवॉइस ईडी के अनुसार राजकुमार कुर्रा और उनके साथियों ने इस काम में बदले 6 करोड़ 73 लाख रुपए की रिश्वत दी। ये रिश्वत बैंकिंग चैनलों से फर्जी इनवॉइस और एडवांस पेमेंट दिखाकर और हवाला के जरिए कैश में दी गई। ये रकम ईडी ने प्रोडक्ट ऑफ क्राइम बताया है। यही नहीं, कथित हेराफेरी में ईईपीएल को 9.96 करोड़ का अवैध फायदा हुआ, जिसे भी अपराध की कमाई माना गया है। कुल 17 करोड़ 70 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। ईडी के चार्जशीट में ये नाम सत्येंद्र जैन, उदित प्रकाश राय, अजय गुप्ता, सतीश वशिष्ठ, ईईपीएल कंपनी के राजकुमार कुर्रा, विनोद चौहान, नगेंद्र यादव और अन्य आरोपी के जो हैं उनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। और सब मिलाकर के अगर पूरे घोटाले की अगर बात करें तो 17 करोड़ 70 लाख की अवैध कमाई की बात इसमें कही गई है। तो देखिए, इसे मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध माना गया है। लगभग 15 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी ने 4 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी कर 15 करोड़ 36 लाख रुपए की चल संपत्तियां भी अस्थायी तौर पर अटैच कर दी है। तो इस पूरे मैटर पर देखिए, आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ ही रही है। और सत्येंद्र जैन लंबे समय तक जेल में रहे थे और लंबा समय उन्होंने वहां पर काटा। उसके बाद जाकर उनको बेल में, हालांकि उनका जो मैटर था वो थोड़ा अलग मैटर था। और इस पर देखिए, अब ये देखना होगा, ईडी की तरफ से चार्जशीट तो दाखिल कर दी गई है, लेकिन अब कार्रवाई कैसे आगे होती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार हर बार ये कहा गया है कि ये सारी की सारी फर्जी जांचें हैं, सारी की सारी फैब्रिकेटेड जांचें हैं, बनाई हुई घोटाले हैं जो एक्चुअल में है नहीं, पर इसकी वजह से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको बताते हैं आपसे जुड़ी हुई और आपके काम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। रेलवे में इंजीनियर बनने का सपना अगर आप देख रहे हैं तो ऐसे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आरआरबी की ओर से जूनियर इंजीनियर के करीब 2600 पदों की भर्ती हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 10 दिसंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी जेईई पदों के लिए योग्यता रखते हैं, बिना देरी करते हुए तुरंत ही आरआरबी पोर्टल rrbcdg.government.in पर जा सकते हैं। इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिसंबर के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी
और इसमें भर्ती में भाग कौन ले सकता है? आज तो 9 तारीख है ना सोनाली? हाँ। तो 10 दिसंबर तक विंडो क्लोज हो जाएगी, तो आज का वक्त है आपके पास और कल का वक्त है आपके पास। कौन ले सकते हैं इस भर्ती में भाग? आरआरबी जूनियर इंजीनियर पदों के लिए आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा प्राप्त होना अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता के साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष से और अधिकतम की बात करें तो 33 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखकर ही की जाएगी। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप फॉर्म्स भी भर सकते हैं। देखिए, आपको पहले एप्लीकेशन पर जाना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि पूजा ने पहले ही बताया है, rrba.apply.gov.in पर आप विजिट करें। यहाँ पर होम पेज पर पहले जो आपको मिलेगा उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद अपना डिटेल जो है वो भर दें और रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म पूरा कर लें, जिसके बाद अभ्यर्थी जो है निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कर दें। अंत में अभ्यर्थी जो भी फॉर्म है वो सबमिट कर दें। अगर आपने पैसे जमा कर दिए, आपने पैसे दे दिए, उसके बाद आप सबमिट कर दें और उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस की भी बात कर लेते हैं। पूजा, एक बार दर्शकों को एप्लीकेशन फ़ीस की भी आप बता दें कितना फ़ी है। फॉर्म भरने के साथ ही अभ्यर्थी निर्धारित फीस की भुगतान जो है अनिवार्य रूप से करे। बिना फीस से के आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को 500 रुपये जमा कराना होगा। तो वहीं SC, ST और PH और महिला उम्मीदवारों को आवेदन के साथ ही 250 रुपये का भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा की जा सकती है। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और डेट मत भूलिएगा क्योंकि 10 लास्ट डेट है। आपके पास सिर्फ 2 दिनों का समय है। तो अगर आप रेलवे में चाहते हैं जाना तो आप अपना फॉर्म जो है वो जल्दी जा करके भरें क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। आप जाएं, अपना फॉर्म भरें, 2 दिनों का समय है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज जिन इलाकों में जाम या भारी ट्रैफिक की चेतावनी दी है उनमें खास तौर पर ये जगह शामिल है। पूजा, एक बारी आप जगह बता दें। बिल्कुल, देखिए मधुबन चौक हो गई, इसमें हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास का जो इलाका है वो हो गया। ब्रिटानिया चौक हो गई। कुछ अन्य आउटर रिंग रोड और NH44 से जुड़े हिस्से भी प्रभावित रह सकते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक भारी काफ़ी रहने वाला है। ऑफिस आवर कब रहेगा? ऑफिस आवर प्लस मेट्रो स्टेशन के आसपास भारी भीड़ रहने वाली है। निर्माण कार्य और रोड रिपेयर हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। रूट डिवीजन की वजह से वैकल्पिक रूटों पर भी दबाव बढ़ा है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, निकलने से पहले गूगल मैप चेक करना है या फिर दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस एक्स ट्विटर हैंडल पर लाइव अपडेट चेक करते रहना है। मधुबन चौक, ब्रिटानिया चौक, ध्यान से सुनिए, हैदरपुर और आसपास से के इलाकों से आपको बचना है अगर संभव हो। बाकी देखिए 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच रेड फोर्ट में भी यूनेस्को की मीटिंग चल रही है और इस दौरान कई मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध है और डिवीजन लागू है। तो देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो गूगल मैप का इस्तेमाल ज़रूर करें और साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है एक्स पर, पूर्व में जो ट्विटर था उस पर आप जाएं, चेक करें। प्रभावित प्रमुख मार्गों में नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग है, निषाद राजमार्ग है, SPM मार्ग है और रिंग रोड है। तो आप यहाँ से अगर गुजर रहे हैं, यहाँ से आप निकल रहे हैं और ख़ास तौर पर ऑफिस के लिए आप इन मार्गों से गुजरते हैं तो हमारी यही गुजारिश है आप लोगों से कि आप यहाँ से गुजरते हुए एक बार गूगल मैप का सहारा ज़रूर लें, एक बार ज़रूर चेक कर लें। पता चला कि आप फंस जाएं और ऑफिस पर पहुँचे और देर से पहुँचे तो बॉस की डांट तो पक्की है और हाफ डे न लग जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने देखिए अनुरोध किया है कि यदि संभव हो तो इन मार्गों से बचें और जो ऑप्शनल रूट्स होते हैं उनको अपनाएं। तो अगर आप आज दिल्ली जा रहे हैं तो सलाह है कि रेड फोर्ट, चांदनी चौक, निकटवर्ती इलाके जाने से बचें और अपना टाइम भी बचाएं। ट्रैफिक के बाद अब हम गोल्ड और सिल्वर की अपडेट भी अपने दर्शकों को दे देते हैं। सोनाली, सोना और चांदी के दाम वैसे रोजाना ही गिरते बढ़ते रहते हैं, हैरान करते हैं। 10 ग्राम सोना 24 कैरेट 1,30,580 रुपये बताया जा रहा है। तो वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत है 1,88,900 पर केजी, यानी कि कल के मुकाबले थोड़ा तो कम हुआ है चांदी।
बिल्कुल, लेकिन ये लगातार कम ज्यादा ही होता हुआ नजर आ रहा है, तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल नहीं है कि आने वाले हफ्ते में या फिर आने वाले कुछ वक्त में क्या रह सकता है। पर जिस तरह से हाइक देखी जा रही है सोने चांदी की, उससे तो भाई यही लग रहा है कि ये आसमान ही छूते नजर आएंगे। अब शादियों का सीजन है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सोना और चांदी, खास तौर पे चांदी 2 लाख के पार पहुंच जाए। मुझे बस इसी बात का डर है, और उसके बाद जो चीजें मैंने सोच रखी है, कम से कम चांदी की एक रिंगी बनवा लूं, मुझे नहीं लगता कि मैं वो बनवा पाऊंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम, और फ्यूल प्राइसेस बता देते हैं अपने दर्शकों को जरा। अगर आप फ्यूल स्टेशन के रुक कर रहे हैं आज, तो पहले दाम जान लीजिए। दिल्ली में 94.7 सेंट पर लीटर पेट्रोल के दाम बताए जा रहे हैं। इसके आसपास डीजल के दाम 87.6 सेंट पर लीटर है। सीएनजी के दाम 77.09 पर किलोग्राम है। वहीं अगर हम नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.85 प्रति लीटर। डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत है 87.98 प्रति लीटर, और सीएनजी की बात करें तो इसकी कीमत है 81.70 प्रति किलोग्राम। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत है 95.40 प्रति लीटर। डीजल की बात करें तो उसकी कीमत है लगभग 87.70 प्रति लीटर, और सीएनजी की अगर बात करें तो उसकी कीमत है 82.12 प्रति किलोग्राम। तो ये तो फ्यूल प्राइसेस हो गए हैं, और अब हम जाते जाते इतिहास भी बता देते हैं अपने दर्शकों को कि आज 9 दिसंबर की तारीख है। क्या इतिहास रहा है आज का, स्पेशली इंडिया का। 2005 में सूचना का अधिकार कानून, जिसको आरटीआई बोलते हैं आप, उसको लागू करने संबंधी नियम संसद में पारित हुए थे। फिर 2014 में आज के दिन क्या हुआ था, जस्टिस टीएस ठाकुर को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। और 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसको सीएबी बोलते हैं, लोकसभा में पारित हुआ, और फिर बाद में पारित होके CAA वो बन गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। चलिए तो अब फिलहाल समय समाप्त हो गया, तो कार्यक्रम को भी कर देते समाप्त। फिर से मिलेंगे कल। धन्यवाद।